हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना आंसर बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लगे, अपने आंसर शीट में आंसर कैसे लिखे। आंसर हमें आता है बट जो हमारी जो सीक्वेंस होती है, हमारी जो आंसर लिखने की तरीका होता है वो सही नहीं होता है। तो वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने आंसर्स को कैसे लिखें। लिखना आता है, लिखना मतलब क्या लिखना है ये पता है, पर लिखना कैसे वो नहीं पता। तो वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें लॉन्ग आंसर देखने हैं। लॉन्ग आंसर जो होते हैं ना, हमें वो पॉइंट वाइज लिखने होते हैं। लॉन्ग आंसर जैसे लाइक 5 नंबर का कोई क्वेश्चन दे रखा है आपको। 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको कहा जाता है कि 100 शब्द लिखिए या 80 से 100 शब्द लिखिए। अब 80 से 100 तक आप इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिख देते हैं। इतना बड़ा पैराग्राफ जो टीचर होता है वो आपकी ही कॉपी चेक नहीं कर रहा होता है, वो एक से लेके लगभग 60 बच्चों की कॉपी चेक कर रहा होगा। 60 बच्चों में 60 क्वेश्चन, उसका दिमाग पागल हो जाता है। और अगर आपका आखिरी में आते हैं कॉपी तो वो चेक करते करते बोर हो जाता है और इतना जो पैराग्राफ आप लिखेंगे ना वो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। और उसे राइटिंग सुंदर दिखेगी और स्टार्टिंग की लाइन पढ़ेगा, लास्ट की लाइन पढ़ेगा और आपके नंबर काट लेगा। अगर गलत हुआ तो 4 दे देगा। बट अगर आप उसे इतना बड़ा पैराग्राफ लिखने की जगह 5 नंबर का और 5 पॉइंट लिख देंगे, एज जस्ट लाइक 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट लिख दिया और 5 नंबर का है। और पॉइंट भी आप पॉइंट तभी लिख पाते हैं जब पॉइंट सही होते हैं। 5 पॉइंट लिख दिए, 5 नंबर वो देखेगा 5 पॉइंट है, पहला पॉइंट पढ़ेगा और दूसरा ही पढ़ेगा, उससे करेक्ट लगेंगे। 5वां अगर उससे आपका गलत भी होगा तब भी वो आपको 5 नंबर दे देगा। पॉइंट वाइज लिखना होता है। नेक्स्ट, टू द पॉइंट आंसर नीडेड। अब जो आपका क्वेश्चन पूछता है आपको जस्ट उसी पॉइंट में लिखना है। जस्ट लाइक मुझसे पूछी गई है क्वेश्चन में कि एसिड क्या होता है, हमने एसिड क्या होता है वो लिख दिया, उसकी प्रॉपर्टी लिख दी, हमने सब लिख दिया एसिड के बारे में। बट यहाँ पे हमने ऐड कर दी एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये कुछ काम की चीज़ नहीं है। एसिड की यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिखी है, एग्जाम्पल लिखे, स्ट्रॉन्ग एसिड लिखे, वीक एसिड लिखे, सब लिख दिया एसिड के बारे में। पर यहाँ पे जब एसिड और बेस प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, यहाँ पे आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिख देंगे ना तो वो गलत है। यानी क्वेश्चन में एसिड के बारे में पूछा गया तो एसिड के बारे में ही लिखिए, उस आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में मत लिखिए। यानी टू द पॉइंट आंसर नीडेड, यानी जो पॉइंट पूछा गया वही आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें है कि आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, रीड क्वेश्चन पेपर। अब आपका कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जस्ट लाइक केस बेस्ड है। केस बेस्ड में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि व्हाट आर, जस्ट लाइक एसिड का एग्जाम लेंगे, व्हाट इज़ एसिड, एसिड के एच आई आयंस के साथ क्या क्या बनाता है और एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या क्या करता है। और इसी क्वेश्चन में एक बार और एसिड अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो क्या करेगा। अब आप देखिए, आपने ये एसिड क्या होता है ये लिख दिया और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ क्या बनाता है वो लिख दिया। बट आपने बीच के पार्ट के तो आंसर लिखा नहीं। हर एक पार्ट का आधा, मतलब अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो इस पार्ट का आधा नंबर मिलेगा, इस पार्ट का आधा नंबर मिलेगा, इस पार्ट का आधा नंबर मिलेगा, इस पार्ट का, यानी 2 नंबर का। और 4 पार्ट पूछे, 4 पार्ट में क्वेश्चन है तो चारों पार्ट के आधे आधे नंबर मिलेंगे। यानी कि आपने ये लिख दिया और ये लिख दिया तो आपको 2 नंबर मिल गए, ऐसा नहीं। 4 पार्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया तो 4 पार्ट में ही आपको आंसर करना है और सही करना है। इसलिए और जल्दबाजी में भी कर देते, मतलब आपको तो पता है हाँ 4 क्वेश्चन पूछे हैं तो चारों का ही आंसर करूँगा, पर जल्दीबाजी में आप क्या करते हैं 3 ही कर देते हैं। इसलिए क्वेश्चन को जो आपको क्वेश्चन पेपर है उसमें जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसे 2-3 बार पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ लीजिए, एक बार समझ लीजिए और एक बार आंसर लिखने के लिए पढ़ लीजिए। तो 2-3 बार तो मैक्सिमम पढ़ना ही होता है उस क्वेश्चन को। फिर है चॉइस क्वेश्चन। अब चॉइस क्वेश्चन की बात आती है जिस क्वेश्चन में चॉइस होती है। कुछ समझदार बच्चे क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे और ये वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे, मुझे तो दोनों आते हैं, ये हम उनकी बात करते हैं। जो है दोनों आता है बहुत अच्छी बात है, बट आपको अपनी जो कारीगरी होती है दोनों क्वेश्चन आने वाली और आप दोनों के आंसर लिखने वाले हो वो बिल्कुल मत करिएगा। इससे पता चलता है कि जो स्टूडेंट का जो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका है, यानी स्टूडेंट को क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं आता, ये समझ आता है। यानी आपने ये भी का आंसर कर दिया और ये भी आंसर कर दिया और पार्ट लगा है और तब भी आप उससे कर रहे हैं। या इसमें बोला गया कि 10 क्वेश्चन है, मतलब 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको 8 ही करने हैं, तो आपको 8 ही करने हैं, 10 नहीं करने। क्योंकि इससे जो चेकर होता है उसका माइंडसेट होता है या तो सीबीएसई बोर्ड में कि इस स्टूडेंट को क्वेश्चन नहीं पढ़ना आता। और ऐसे में भी चेकिंग होती है 1 से लेके 8 तक के ही आपके करेक्ट हो जाते हैं, चाहे आपका 9th 10th सही भी होगा
और 6 7 गलत भी होंगे तो उस गलत के नंबर नहीं लगेंगे, और जो सही होंगे उसके नंबर भी नहीं लगेंगे, क्योंकि आपके 1 से 8 तक ही गिने जाते हैं। तो ये चॉइस वाले क्वेश्चन के लिए। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन को आपको अवॉइड ही करना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा में भी नहीं लिखना। क्वेश्चन के आंसर एक्स्ट्रा बड़ा के लिखें कि मैं ज़्यादा लिखूँगा तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ये वाला जो था ये सब ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट, डायग्राम आपको मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में डायग्राम से, मतलब साइंस में क्या होता है ना, कोई टॉपिक हमें समझ नहीं आता तो हमसे डायग्राम से आसानी से एक्सप्लेन कर पाते हैं। जस्ट लाइक फोटोसिंथेसिस एक टॉपिक है, प्रकाश संश्लेषण, तो आप उसका डायग्राम बना देंगे और प्रोडक्ट्स लिख देंगे तो वो डेफिनेशन से भी अच्छी चीज़ मानी जाती है। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को या ऐसी कोई रिप्रोडक्शन प्रोसेस को, तो ये डायग्राम बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन और थोड़ा मस्त लगेगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा। बट आपको डायग्राम उन्हीं क्वेश्चन में बनाना है जिनमें नीड हो, कि हाँ रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा, ये नहीं कि एमसीक्यू में भी डायग्राम बना के आ गए, ऐसा नहीं करना है। जिस सारे क्वेश्चंस में नहीं बनाना है, पर कुछ क्वेश्चंस में आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, साइंस में जो होते हैं ना आपकी इक्वेशन वाली, बहुत सारी इक्वेशंस, यानी ये वाली इक्वेशन लिखने आ गई, ये इक्वेशन लिखना है, तो बैलेंसिंग जितना में कर सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से बैलेंसिंग आती है तो जितनी इक्वेशन लिख रहे हैं सब में बैलेंसिंग, पर बैलेंसिंग तभी करें जब आपकी बैलेंसिंग करेक्ट हो। बैलेंसिंग उस वक्त ना करें जब आपको आती ना हो। आती नहीं है तो आप करके कोई फ़ायदा नहीं है, और आप गलत कर देंगे और आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। जो अच्छी खासी इक्वेशन भी लिखी है वो भी गलत है। एंड आप मतलब कुछ क्वेश्चन में ना एग्जाम्पल्स के साथ बताना होता है, तो एग्जाम्पल भी आप वही वाला लिखें जिसका कोई एग्जाम्पल में आप श्योर हो कि हाँ ये करेक्ट एग्जाम्पल है इसका, और आपको मतलब क्वेश्चन को समझाना है, एग्जाम्पल लिखने हैं, तो वही एग्जाम्पल लिखिए जो जिसमें आप श्योर हैं। अदरवाइज़ एग्जाम्पल मत लिखिए, पूछा नहीं गया तो एग्जाम्पल मत लिखिए। बट आपको आता है तो आपका आंसर और अच्छे से उभरेगा, तो आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। प्लानिंग टाइम को जो आपको है अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, यानी अब प्लानिंग जो आपका एग्ज़ाम है उससे एक दिन पहले ही, जस्ट लाइक अपने आप को आपका पेपर 3 घंटे में होगा, 3 घंटे के 3 स्लॉट में अपने आप को बांट लीजिए। एक स्लॉट में आपको एक पेपर करना है, दूसरा पेपर करना है और तीसरा पेपर करना है। लगातार 3 पेपर सॉल्व करने की आदत बन जाएगी ना, तो चाहे कि आपका पेपर 4 घंटे में ही क्यों ना हो रहा है, तो आप उस वक्त पे एग्ज़ाम के टाइम में उस 3 घंटे से पहले ही कर लेंगे पेपर। तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, मैं अभी लास्ट मिनट टिप्स लाऊंगी एसएसटी यानी हर एग्ज़ाम की वीडियो से पहले, कि आपको एग्ज़ाम के उससे में करना क्या है, उसमें एमसीक्यू कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, हर उसमें बता दूंगी मैं। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। और टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आप देखिए, सेक्शन ए में आप कितना टाइम लगा सकते हैं, और एक स्मार्ट वॉच नहीं बट वॉच ज़रूर पहन के जाइए। वॉच हेल्प करती है बहुत, कि हाँ अगर हम काम आप सेक्शन ए में आपने पूरा 1-2 घंटे बिता दिए तो आपको टाइम देख के पता तो चलेगा, क्योंकि इन्विजिलेटर भी बार बार टाइम नहीं बताता हमें, क्योंकि उसके पास भी फ़ोन नहीं होता उस वक्त, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के टाइम में फ़ोन ले जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है, ना टीचर्स को ना स्टूडेंट्स को। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, सैम्पल पेपर, क्वेश्चन बैंक, जितने क्वेश्चन कर सकते हो उतने क्वेश्चन करिए चैप्टर के। और जो चैप्टर, और अभी आपका न्यू टॉपिक लेने का वक्त नहीं है इतना। न्यू टॉपिक्स सब ज़्यादा आपको वीक टॉपिक्स लेने हैं, और जो आप टॉपिक्स कर चुके हैं उन टॉपिक के ज़्यादा क्वेश्चन करिए, क्योंकि आपको वो टॉपिक अच्छे से आता है और आप उसके और अच्छे से कर सकते हैं। और जो आपका हार्ड टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चन कम लीजिए, और धीरे धीरे उन पर हार्ड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाते जाइए। डोंट वेस्ट एक ही क्वेश्चन में, मतलब अपना अपना जो टाइम है, यहाँ पे टाइम नहीं लिखा मैंने, डोंट वेस्ट टाइम। टाइम को आपको वेस्ट नहीं करना है। सबसे ज़्यादा यही है कि आप एक क्वेश्चन, जस्ट लाइक हमें कोई मैथ्स का क्वेश्चन दे रखा है, tan थीटा प्लस में cos थीटा या 10 में sin थीटा, कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, उठ पटांग सा क्वेश्चन दे रखा है, इक्वल में 1 दे रखा है। अब आप देखेंगे tan थीटा किस में चेंज होता है, sin थीटा cos थीटा, और ये क्वेश्चन ना 1 नंबर का है एमसीक्यू में, 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं इसके, तो आप इसे चेंज करेंगे, चेंज करते रहेंगे, और इसमें आप 5-6 मिनट से ज़्यादा लगा देंगे क्वेश्चन में, और ये आपका क्वेश्चन नहीं होगा। बाकी जो नीचे ईजी हैं, HCF LCM निकालना है, वो सारे आपसे हो जाएंगे, बट आप इसी क्वेश्चन में 10 मिनट से पढ़ें पर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा तो स्किप करो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो एक ही क्वेश्चन में, चाहे वो आप घर पे प्रिपेयर करें या चाहे वो आप एग्ज़ाम में प्रिपेयर करें। ये क्वेश्चन आपका 4 अटैम्प्ट में भी नहीं होता, 2 अटैम्प्ट में भी नहीं होता, तो आपको इस क्वेश्चन को छोड़ देना। आपके टीचर्स के पास जाइए, टीचर के पास आप देखते हैं कि कोई भी क्वेश्चन ले जाते हैं वो डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिस करती है, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करती हैं जितना आपने करा भी नहीं होगा। वो अपनी लाइफ में बहुत हर क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस करती है, इसलिए उन्हें एकदम क्वेश्चन रट जाते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा।
तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा अपनी टीचर से पूछिए, और मुझे भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो वो क्वेश्चन, या मैं उससे थ्रू वीडियो में आपको बता दूँगी। रीडिंग टाइम आपका जो होता है, रीडिंग टाइम 15 मिनट का होता है। उसमें क्या बच्चे क्या करते हैं, सारा पेपर रीड कर लेते हैं। ये अच्छी बात होती है, पेपर रीड करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके माइंड में। बट 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम है उसमें आप 27 नंबर के MCQ कर सकते हैं। 27 नंबर मुट्ठी में आ जाएंगे आपके। जस्ट लाइक 27 नंबर के आपके MCQ आ रहे हैं SST के एग्ज़ाम में। वो मैंने लास्ट मिनट टिप्स की जो नोट्स बना रही थी, लास्ट मिनट टिप्स में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है उसके लिए बना रही थी। तो SST में आपके 27 नंबर के MCQ नहीं, 1 मार्क क्वेश्चन है। 1 मार्क क्वेश्चन SST में 1 मार्क के। तो आप 15 मिनट में क्या करिए, सारे MCQ कर डालीजिए पेपर में। जस्ट एक टिक लगा देना है MCQ, या छोटा सा पेंसिल से लिख देना है कि हाँ इसका ये आंसर है। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आंसर आ गया, नहीं आ रहा तो गोला लगा दीजिए साथ साथ। और उसमें थोड़ा दिक्कत लगेगी, हाँ जिस पे या टिक लगा दीजिए, ये क्वेश्चन तो जैसे ही पढ़ूंगा वैसे ही आ जाएगा, इसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है ये आप लिख दीजिए। डायरेक्ट जिसमें जो फार्मूला हो रहा है नीचे वो फार्मूला लिख दीजिए। वो ऐसी चीज़ें आप कर लेंगे ना, तो आपका जो पेपर करते वक्त आप एकदम सही से लिख पाएंगे और सही से वैल्यू भी पुट कर पाएंगे। तो ये आपको करना है स्मार्टली, रीडिंग टाइम यूज़ करना है। 10 मिनट में आप सारे MCQ पढ़ भी लेंगे, 5 मिनट में सारे पढ़ लेंगे और 10 मिनट में सारे कर लेंगे। बाकी लॉन्ग आंसर टाइप अब आप लास्ट में पढ़ते भी हैं। जब आप रीडिंग टाइम में आप पढ़ते हैं तो उन्हें जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं और उन्हें समझ भी नहीं आता, और जब आप उस क्वेश्चन को करते हैं तब तो पढ़ते ही हैं, तो आप तभी उसे पढ़ लीजिए। आप पहले पढ़ने की क्या ज़रूरत, पहले हम MCQ ही सारे कर लेंगे। नेक्स्ट, डोंट लीव एनी क्वेश्चन। तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कुछ भी लिख दीजिए। जस्ट लाइक हमें कोई टॉपिक दे रखा है कि ग्रेट डिप्रेशन क्या है, तो ग्रेट डिप्रेशन नहीं पता, इंडिया का ग्रेट डिप्रेशन लिख दीजिए। इंडिया में कॉलोनिज़म लग गया था, ब्रिटिश की कॉलोनी बन गई थी, ग्रेट डिप्रेशन में क्या क्या हुआ था ये आप लिख दीजिए। कि पावर्टी, गरीबी आई थी। तो जहाँ जहाँ जिस टॉपिक से रिलेटेड है, यानी ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पूछा तो हम इंडिया का लिख देते हैं। अगर हमें बाहर कंट्री का नहीं आता तो इंडिया का लिख दो, बस इंडिया नाम मेंशन मत करो, ऐसा ऐसा कर दो। उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको आता है, जस्ट लाइक आप नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो गांधी जी दांडी यात्रा करी थी, आपको नहीं पता डेट, तो आपको कोई और यात्रा की डेट याद हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी दांडी यात्रा में ही हुआ था, वो डेट याद है तो वो लिख दो। या फिर आपको पता है रोल एक्ट, वो भी गांधी जी का। अमृतसर से रिलेट कर लो कि अमृतसर का जालियांवाला बाग कब हुआ था, उसी महीने में हुआ था। तो ये सब जो डेट्स हैं उन्हें रिलेट करोगे ना एक दूसरे से, तो हाँ ये वाला इंसिडेंट भी इसी टाइम पे हुआ था और ये वाला इंसिडेंट भी इसी टाइम पे हुआ था, याद हो जाएंगी। तो उसी से रिलेटेड आप कुछ भी लिख दो। नेक्स्ट, CBSE की जो मार्किंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। आप एक सैम्पल पेपर लेंगे जो CBSE का होगा, जो कि मैं आपको SST का मेरे चैनल पे मैंने डाल भी दिया, और बहुत बच्चों ने उन्हें देख भी लिया है। CBSE का जो सैम्पल पेपर है और CBSE की जो मार्किंग स्कीम है, एक 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 सिर्फ ओनली 1 की आपको फ़ोटोकॉपी करानी है, सैम्पल पेपर की भी और मार्किंग स्कीम की भी। सैम्पल पेपर निकालिए, मार्किंग स्कीम निकालिए, जस्ट जो मार्किंग स्कीम में क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं वो क्वेश्चन सेम आपको आंसर के साथ लिखने हैं, क्वेश्चन के साथ आंसर लिखने हैं। क्योंकि जो CBSE का पैटर्न है, ये तो आप अभी हाफ ईयरली दे रहे हैं। हाफ ईयरली में जो आपका आपको लिखना सीखेंगे आप, बट जो मार्किंग स्कीम होगी आपकी, वो आपकी जो होती है वो CBSE हमारा जो है मार्किंग स्कीम पर ही चलता है। वो मार्किंग स्कीम में एकदम सटीक, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही पॉइंट बताया, सटीक आंसर, सही आंसर, और जितना कम हो सके उतना कम में वो आंसर एकदम सही बता देता है। ना एक्स्ट्रा लिखता है ना कम लिखता है वो, और जितना पूछा गया वही उसकी मार्किंग स्कीम में आंसर होगा। ये नहीं आप मार्किंग स्कीम में बचड़ ये नहीं देखते, आप देखते हैं 4 पन्नों की मार्किंग स्कीम होती है। इसलिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो जो पॉइंट्स मैंने बताया आई होप आपको अच्छे लगेंगे। आपको आंसर कैसे लिखना है, ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक करिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं, तो आप ज़रूर आपको हेल्पफुल करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।